क्या घरों में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ने वाली हैं? क्या पर सिलेंडर पर एलपीजी सिलेंडर 4 से 5 हज़ार रुपये होने वाला है? क्या क्या भारतीय बाजार स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाले हैं? क्या आने वाले दिनों में रुपए की कीमतों में गिरावट आने वाली है? क्या भारत में रिसेशन यानी कि आर्थिक मंदी आने वाली है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करूंगा, ओवरऑल बाजार के बारे में डिस्कस करूंगा, मैं चार्ट भी दिखाऊंगा आपको, इंडियन स्टॉक मार्केट की स्थिति भी दिखाऊंगा कि अभी बाजार की क्या स्थिति है, किस तरह से बाजार में अभी लगातार गिरावट पर गिरावट, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, किसी भी तरफ देखें चौतरफा बाजार में सेलिंग है, काफ़ी भारी गिरावट का सामना हमें देखने को मिल रहा है, तो उस पर भी बात करूंगा। ओवरऑल बाजार की स्थिति को समझते हैं कि क्रूड ऑयल आज इतने पीक पर क्यों है, इतने ऊंचाई पर क्यों है, इसकी कीमतें इतनी क्यों बढ़ी हुई हैं, आज ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स क्या चल रहा है, दुनिया भर में क्या चीज़ें हो रही हैं जिसका इम्पैक्ट दुनिया भर पर पड़ रहा है, उसमें बाजार भारत भी है, तो भारत के ऊपर इतना बुरा असर क्यों पड़ रहा है, इन सब चीज़ों के ऊपर मैं डिटेल में बात करने वाला हूं दोस्तों। सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको इतना अश्योर करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आप काफ़ी कुछ यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर निकलने वाले दोस्तों। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। उसके पहले आप सभी लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कहीं बाहर हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर लें, वॉच लिस्ट में रख लीजिए, आप इत्मीनान से घर पे जाके बड़े स्क्रीन पे देखिए, क्योंकि मैं सिर्फ ये चीज़ें रीड आउट नहीं करूँगा, समझाऊंगा नहीं, मैं चार्ट पर भी डिस्कशन करूँगा कि बैंक निफ्टी सेंसेक्स के क्या लेवल्स होने वाले हैं, नेक्स्ट वो बाजार कहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, कहाँ से बाइंग आ सकती है, कहाँ सेलिंग आ सकती है, उसके ऊपर भी बात करूंगा। इसलिए आप लोगों से इतनी ही गुजारिश कर रहा हूं कि कृपया आप वीडियो को लाइक करके अपने वॉच लिस्ट पे रख लीजिए और घर पे जाके इत्मीनान से चीज़ों को देखें बड़े स्क्रीन पे। तो आइए अब खुलकर डिस्कशन करते हैं, समझते हैं कि अभी ये स्थिति जो बनी है कि बाजार में निरंतर गिरावट, लगातार गिरावट पे गिरावट, गिरावट पर गिरावट, ये आखिर क्यों हो रहा है, इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, तो वो समझते हैं। फिर हम आएंगे एक एक करके समझेंगे कि आज जो एलपीजी की कीमतें हैं, आज आप बाजार में आप सुन रहे होंगे कि किस तरह से पैनिक सिचुएशन है कि घरों में एलपीजी सिलेंडर्स जो हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, लोग लंबी कतार में खड़े हैं, लाइन लगी हुई है और कोई 1500 मांग रहा है, कोई 2000, कोई 3000, कहीं कहीं 4000, कहीं 5-5 हज़ार रुपये एक एक सिलेंडर के लिए लोग डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। सो इसका इम्पैक्ट तो बहुत बुरा पड़ने वाला है, आने वाले दिनों में बहुत बुरा पड़ने वाला है। सो जितने जल्द इसका समाधान निकल जाए उतना अच्छा है, वरना सिर्फ भारत नहीं दुनिया भर के लिए इसकी स्थिति, इसका जो परिणाम है बहुत बुरा पड़ने वाला है। सो आइए डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों अभी हो क्या रहा है दुनिया भर में और क्यों इसका इम्पैक्ट इस तरह से पड़ रहा है। तो समझते हैं दोस्तों मिडिल ईस्ट में क्या हुआ है। अभी मिडिल ईस्ट आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़ में, अगर आपने सुना हो कि फरवरी मंथ में 2026 में यूएस और इजराइल ने मिलिट्री स्ट्राइक किया था, किसके ऊपर, ईरान के ऊपर, है ना। सो ये न्यूज़ जब से आई है तब से ही एक वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन यानी कि उस तरह का स्थिति पनप रहा है दुनिया भर में। लोगों के मन में ये मतलब कह सकते हैं कन्फ्यूजन बना हुआ है, कहीं ये वर्ल्ड वॉर की तरफ ये रुख ना मोड़ ले। सो ये बहुत बुरी स्थिति है कि कभी भी अगर किसी भी कंट्री में अगर वॉर चल रहा है, वो अगर एस्केलेट होता है, ग्लोबली अगर चीज़ें जाएँ तो वो वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकता है और वर्ल्ड वॉर से हमें सिर्फ नुकसान ही होने वाला है, सिर्फ हमें नहीं पूरी दुनिया को नुकसान होने वाला है। सो आप ये देख पा रहे हैं कि फरवरी 2026 में यूएस और इजराइल ने ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक किया था, उसका एक इम्पैक्ट है। अब आगे समझते हैं। इसके बाद ईरान ने रिटेलिएशन किया और सबसे बड़ा स्टेप क्या लिया उसने, सबसे बड़ा स्टेप उसने लिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की जो थ्रेट और टैंकर अटैक जो हुआ उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है दोस्तों, ये समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट है, जहाँ से पूरी दुनिया भर का जो क्रूड ऑयल है या फिर आप कह लीजिए एलपीजी जो गैसेस हैं या एलपीजी जो सिलेंडर्स हैं वो जो सप्लाई हो रहा है, वो सबसे बड़ा इंपोर्ट ऑयल जो शिपिंग रूट है, वो सबसे बड़ा शिपिंग रूट है। कौन सा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो अगर वो उसे ब्लॉक कर दे तो दुनिया भर में जो है सप्लाई चेन वो कट गया, रुक गया, तो अब पूरे दुनिया भर में क्राइसिस हो जाएगी क्रूड ऑयल की। सो उसी का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि दुनिया के लगभग 20% ऑयल सप्लाई इसी रूट से पास होता है। सो अगर वही ब्लॉक हो जाए तो अब दुनिया भर में जो क्राइसिस हो रही है आप देख पा रहे हैं, उसका नतीजा पूरी दुनिया देख रही है। आगे देखते हैं दोस्तों, इंडिया के 40% से ज़्यादा क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट होता है वो इसी रूट से होता है, 40% से ज़्यादा। तो ये बहुत बड़ा नंबर है कि हम 40% से ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट हम सिर्फ इसी रूट से यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इस रूट से ही हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। जब इस रूट पर अटैक शुरू हुए थे तो टैंकर ट्रैफिक स्लो हो गया, है ना। जब क्या हुआ है, जब इस रूट पे अटैक होना शुरू हुआ तो जितने भी टैंकर के जो ट्रैफिक थे वो स्लो हो गए, क्योंकि दोस्तों जब
टैंकर्स जाते हैं तो भारी पैमाने पे क्रूड ऑयल वहाँ से लेकर आते हैं, और जब कहीं वॉर की सिचुएशन हो जाए जहाँ पर बॉम्बिंग वगैरह हो रही हो तो फिर क्या होगा, ट्रैफिक स्लो हो जाएगा, सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगा, तो उसका नतीजा क्या होगा, बहुत बुरा होगा। सो कई शिप्स रुक गई हैं दोस्तों उसकी वजह से। शिपिंग कंपनीज ने रिस्क की वजह से मूवमेंट कम कर दिया है। ऑब्वियसली रिस्क तो होगा ना, बड़े बड़े टैंकर्स हैं, मिलियन टन क्रूड ऑयल जा रहा होता है, अगर वहाँ पर अगर कुछ नुकसान हो तो बहुत भारी पैमाने पर नुकसान हो सकता है, इसलिए अभी सप्लाई चेन रुक गया, जिसकी वजह से क्या हुआ है, ग्लोबल ऑयल मार्केट में पैनिक क्रिएट हो गया दोस्तों। अब आप समझ पा रहे हैं बहुत बड़ा जो रीज़न है वो यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट है जो अभी ब्लॉक हो गया है, जिसकी वजह से हमारे तक जो क्रूड ऑयल है वो आ नहीं पा रहा है, और जो क्रूड ऑयल आ रहा है वो बहुत महंगे दामों में आ रहा है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आज एलपीजी की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। घरों में क्राइसिस हो गई है एलपीजी की, लोग एलपीजी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, और जितने भी आप देख रहे हैं एविएशन सारी जगह पर जो भी क्रूड ऑयल से चीज़ें चल रही हैं, संचालित हो रही हैं, सारे जगह पर कीमतें बढ़ गई हैं, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई की चीज़ें हैं। जब सप्लाई रुक जाएगा तो डिमांड बढ़ेगा ऑब्वियसली, है ना, कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं, समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है क्रूड ऑयल प्राइस क्यों बढ़ गए हैं। अब क्रूड ऑयल प्राइस क्यों बढ़ते हैं वो आप लोगों को मालूम पड़ गया। जब सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है दोस्तों तो ऑयल प्राइसेस रैपिडली बढ़ने लगते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वहाँ पर जब ब्लॉक कर दिया गया है, वो रूट ही रोक दिया गया है, तो अभी सप्लाई चेन रुक गया है। तो ऐसे में जब सप्लाई रुक जाएगा और डिमांड बहुत ज़्यादा है तो कीमतें बढ़ जाएंगी। सो नेक्स्ट क्या हो रहा है, वॉर सिचुएशन के बाद ब्रेंट जो क्रूड है, आज अगर आप देखें आज के समय में जो रेट चल रहा है पर बैरल $100 पर बैरल की कीमत चल रही है, जो पहले 65 डॉलर पर बैरल हुआ करता था, अभी वो $100 पर बैरल हो रहा है। सो ये कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं अभी, है ना। सो ये कीमतें बढ़ने की वजह से हमारे पास जो इंपोर्ट होगा उस पर हमारे ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अभी कुछ एनालिस्ट का ये मानना है, ये कहना है कि अगर कन्फ्लिक्ट लंबा चला, ये जो वॉर अभी चल रहा है ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में, मतलब ईरान पर ही अटैक कर रहे हैं वो लोग मिलकर, सो जॉइंट अटैक है यूएस का और इजराइल का। अगर ये कन्फ्लिक्ट चलता रहा दोस्तों, बढ़ गया, लंबा चल गया, तो ये कीमतें $150 पर बैरल से लेके $200 पर बैरल हो सकता है। सो इतनी कीमतें अगर बढ़ी तो उसका असर क्या पड़ेगा आप समझ सकते हैं। गल्फ रीजन ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन का बहुत बड़ा सेंटर है दोस्तों। गल्फ यानी कि आप समझ रहे हैं, जितना आप ईरान की बात कर लें, सऊदी की बात कर लें, या फिर दुबई की बात कर लें, ये जितने भी नेशन है ना, ये जो गल्फ मिडिल ईस्ट की तरफ है, जो गल्फ की तरफ हैं, वहाँ पर बहुत भारी पैमाने पे प्रोडक्शन होता है किसका, क्रूड ऑयल का। सो ये दिक्कतें आ रही हैं अभी। अगर यहाँ प्रोडक्शन या ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब होता है तो पूरी दुनिया के ऑयल सप्लाई पर इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो पिछले कई दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी, ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी, और ऑयल की कीमतें अगर बढ़ी, मतलब क्रूड ऑयल की कीमतें अगर बढ़ी, तो दुनिया पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। उसमें सबसे बड़ा असर पड़ेगा भारत के ऊपर, क्योंकि हम बहुत बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करते हैं। तो जब इंपोर्ट करेंगे तो चीज़ें क्या होंगी, महंगी हो जाएंगी हमारी, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम डॉलर में चीज़ों को खरीदते हैं। जो क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं वो डॉलर में, और जब डॉलर में हम ज़्यादा डॉलर में खरीदेंगे तो हमारा जो करेंसी है वो गिरेगा, हमारे रुपए का वैल्यू गिर जाएगा, हमारे देश में महंगाई बढ़ जाएगी। तो जब महंगाई बढ़ेगी तो स्थिति बहुत बुरी होती चली जाएगी, है ना। बैंकिंग सेक्टर गिरेंगे, सारे जो सेक्टर्स हैं वो गिरते जाएंगे, और वही इंपैक्ट आप लोग देख पा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, समझते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा रुक जाते हैं, समझते हैं इसको। हाँ, मिडिल दिस वन, इंडिया पर डायरेक्ट क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इंडिया पर डायरेक्ट क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अब आते हैं एक करके। इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है दोस्तों, 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर। इंडिया अपने क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का लगभग 80 to 85% इंपोर्ट करता है। सोचिए, अगर हम 100% जो हम कंज्यूम करते हैं क्रूड ऑयल, तो उसका 80 से लेके 88% तक हम सिर्फ इंपोर्ट करते हैं। इतनी डिपेंडेंसी है हमारी गल्फ के ऊपर, मिडिल ईस्ट के ऊपर, इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है, हम उनके ऊपर आश्रित हैं दोस्तों। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि अगर ग्लोबल प्राइसेस बढ़ेगा तो इंडिया का इंपोर्ट बिल भी बढ़ जाएगा, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों हम इंपोर्ट करते हैं ना, तो इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा ना हमें। हमारा जो खर्चा है वो डॉलर में हम बाई करेंगे, तो वो बहुत महंगा अगर हो जाएगा, महंगे दामों में हम खरीदेंगे तो हमारे रुपए का वैल्यू गिरेगा। सो ये बुरा असर पड़ेगा। इंपोर्ट बिल बढ़ने का मतलब है ट्रेड डेफिसिट बढ़ना और इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ेगा। सो ये बहुत दिक्कत का एक विषय है। नेक्स्ट आते हैं, समझते हैं रुपया क्यों गिर रहा है। अगर आप देखें तो अभी रुपीज़ गिरता जा रहा है। रुपीज़ क्यों गिर रहा है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि इंडियन क्रूड ऑयल डॉलर में खरीदा जाता है ना। हम लोग जो क्रूड ऑयल खरीदते हैं वो हम खरीद रहे हैं डॉलर में, और पिछले
कई सेशन में मैं अपने इंडेक्स एनालिसिस के सेशन में भी बताता हूँ, अपने पेड क्लासेस में भी लोगों को बताता हूँ कि दोस्तों यूएस जो है उसकी दो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो पॉइंट है वो एक तो है कि वो आर्म्स एंड एम्यूनेशन का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, पूरी दुनिया भर में वो आर्म्स एंड एम्यूनेशन सप्लाई करता है। दूसरा वो जो सबसे ज़्यादा रिच है वो है पेट्रो डॉलर, कि पूरी दुनिया भर में जो क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट लोग करते हैं, जो बाई करते हैं, वो किस में करते हैं, डॉलर में करते हैं। तो इसकी वजह से जब जब ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी तब तब डॉलर जो है वो उसका भाव बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगा ना। जब आप बहुत ज़्यादा खरीदेंगे और डॉलर में पे करेंगे तो डॉलर की जो कीमतें हैं बढ़ेंगे ना, डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा। सो अभी वही हो रहा है। तो जब ऑयल प्राइसेस बढ़ता है तो इंडिया को ज़्यादा डॉलर चाहिए होते हैं, है ना, क्योंकि कम डॉलर में कैसे खरीदेंगे हम ज़्यादा। तो डॉलर डिमांड बढ़ने से रुपया वीक हो जाता है। तो रिसेंट सिचुएशन अगर आप देखें तो आज की स्थिति अगर आप देखें तो 92 रुपीज़ पर डॉलर के ऊपर चला गया है ना, मतलब पर डॉलर 92 पॉइंट समथिंग हो गया है, इतना बढ़ चुका है। दोस्तों मैं अगर अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मैंने जब फर्स्ट टाइम में 2012-13 की बात कर रहा हूं, $1 दोस्तों मैंने लगभग 62 रुपये के आसपास में मैंने खरीदा है ना, और आज वो 92 रुपये तक पहुंच गया है। तो आप समझ रहे हैं कि रुपये की वैल्यू जो है दिन पर दिन गिरती जा रही है। सो ये अच्छी बात तो नहीं है। सो अभी ये रिकॉर्ड हाई पे है, ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। इतना रुपया का गिरना ये अच्छी बात तो नहीं है किसी भी इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट आते हैं, समझते हैं आज जो बाजार की जो गिरावट है जो लगातार आप देख रहे हैं वो क्यों ऐसा हो रहा है। तो FII सेलिंग का इम्पैक्ट भी है। जो FII सेलिंग का इम्पैक्ट क्या है, FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सो इनका जो इम्पैक्ट है क्या होता है, जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ने पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो रिस्क कम करना चाहते हैं। जब भी इस तरह का सिचुएशन हो कि ग्लोबली चीज़ें स्थिर ना हो, स्टेबल ना हो, तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो इमर्जिंग मार्केट से पैसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो अभी ज़रा समझिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल कर सेफ एसेट जैसे कि US बॉन्ड्स में और गोल्ड में शिफ्ट कर देते हैं। तो जिसकी वजह से आप देख रहे हैं भारी सेलिंग आ रही है हमारे भारतीय बाजारों में, है ना। सारे पैसे निकाल के लोग US बॉन्ड में डाल रहे हैं, US डॉलर में डाल रहे हैं, गोल्ड में शिफ्ट कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ महीने पहले लगभग जनवरी फेब की बात करें, गोल्ड कितना ऊपर गया था, फिर गिरावट भी आई थी, 20-25% की गिरावट आई, बट फिर ज़रा देखिए बाजार ऊपर जाके अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो गोल्ड इसीलिए कहा जाता है सेफ हेवन एसेट, कि जब भी बाजार अस्थिर होता है तो लोग गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, गोल्ड में पैसे लगाते हैं। और जो सबसे रिस्की एसेट है वो है इक्विटी। तो इक्विटी बाजार से लोग पैसे निकालकर हमेशा सेफ हेवन एसेट यानी कि US बॉन्ड, US डॉलर या फिर गोल्ड में वो पार्क करते हैं अपने पैसे को। सो इस प्रोसेस को रिस्क ऑफ सेंटिमेंट कहा जाता है ना। FII सेलिंग होने से स्टॉक मार्केट और भी तेज़ी से गिरता है। तो आप अगर देखें लगातार निरंतर जो गिरावट आ रही है स्टॉक मार्केट में, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, किसी भी बाजार को देखें तो चौतरफा सेलिंग आ रही है। तो इसकी वजह से बाजार की जो गिरावट जो है निरंतर देख रहे हैं, हर दिन नई गिरावट, मतलब नया लो बनता जा रहा है, बाजार गिरता जा रहा है। अब बैंक निफ्टी पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जो आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स जो भी चल रहा है दुनिया भर में, उसका इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पे क्या पड़ रहा है और कैसे पड़ेगा और इससे क्या असर हो सकता है। तो समझिए दोस्तों कि किसी भी इकोनॉमी का बैंकिंग सेक्टर जो है वो बैकबोन होता है। तो बैंकिंग सेक्टर किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन होता है, बैंकिंग सेक्टर। सो क्रूड ऑयल के महंगा होने से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। जब क्रूड ऑयल महंगा होगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। फ्यूल और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से कंपनीज के एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, क्लियर। प्रॉफिट मार्जिन कम होता है और लोन रीपेमेंट रिस्क बढ़ जाता है ना, क्योंकि जब ये प्रॉफिट मार्जिन जब कम हो जाएगा और लोन पे करना है तो क्या होगा, डिफॉल्टर की लिस्ट बढ़ जाएगी, लोग पे नहीं करेंगे, है ना। इसलिए बैंकिंग स्टॉक्स पर सबसे पहला प्रेशर आता है कि बाजार गिरना शुरू हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि निरंतर जो बैंकिंग के जो स्टॉक्स हैं उसमें लगातार गिरावट आ रही है, लगातार सेलिंग आ रही है ना। सो इसकी वजह से वो इम्पैक्ट पड़ रहा है बैंकिंग सेक्टर पर। नेक्स्ट आते हैं, समझते हैं LPG और गैस सिलेंडर क्यों महंगा होता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बाजार में त्राहिमाम मचा हुआ है कि लोग सिलेंडर लाइन लगाए हुए हैं, ऑर्डर पे ऑर्डर बुक कर रहे हैं और मिल नहीं रहा है और ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। वजह क्या है दोस्तों, समझते हैं। LPG भी क्रूड ऑयल से इनडायरेक्टली लिंक्ड है। जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो LPG इंपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ जाता है दोस्तों। अभी समझने वाली बात यह है कि इंडिया में 330 मिलियन से ज़्यादा LPG कनेक्शंस हैं दोस्तों, 330 मिलियन से ज़्यादा। इसलिए गवर्नमेंट को या तो सब्सिडी बढ़ानी पड़ती है या तो रिटेल प्राइस बढ़ाना पड़ता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो स्थिति चल रही है कि 330 मिलियन जो हमारे LPG कनेक्शंस हैं उतने लोगों को फुलफिल करने के लिए, उनकी जो डिमांड है उनको फुलफिल करने के लिए अभी हमारे पास सप्लाई बहुत कम आ रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को तो कुछ इनिशिएटिव उठाने पड़ेंगे, अदरवाइज तो आप सोचिए घर में खाना पाना कैसे होगा।
गैस सस्ता होता है दोस्तों। अभी खाना बनाने के लिए आप क्या करेंगे, या तो आप इंडक्शन कुकर खरीदिए, है ना। तो अगर आप इंडक्शन ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आएगा, तो कैसे लोग अफोर्ड करेंगे। अर्निंग्स बढ़ नहीं रही हैं। अर्निंग्स बढ़ रही है क्या लोगों की? जब अर्निंग्स नहीं बढ़ रही हैं और इस तरह से महंगाई बढ़ जाएगी तो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? कहाँ से, शहर में रहने वाले लोग कहाँ से लकड़ियाँ तो जलाएंगे नहीं, है ना। तो समस्या हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, और गवर्नमेंट ले रही है, बाकायदा ले रही है, वो बाईपास कर रही है, क्योंकि अब गवर्नमेंट को भी मालूम पड़ चुका है और हर कंट्री अब धीरे धीरे डिपेंडेंसी जो है वो खत्म करना चाह रही है हर कंट्री के ऊपर से। और हम खास करके गल्फ के ऊपर यानी कि मिडिल ईस्ट के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे क्रूड ऑयल को लेके। तो अब इंडिया ने वो शिफ्ट किया है। तो आते हैं उसके बारे में समझते हैं कि इंडिया क्या क्या स्टेप्स ले रहा है। तो समझते हैं, इंडिया ऑल्टरनेट क्रूड सोर्सेस एक्सप्लोर कर रहा है। तो ऑल्टरनेट क्रूड सोर्सेस क्या है दोस्तों? रसिया से, यूएसए से, नॉर्वे से, कनाडा से एडिशनल क्रूड परचेज किया जा रहा है। करेगा ना, जब अभी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया है दोस्तों मिडिल ईस्ट में, तो अभी क्या भारत इंपोर्ट नहीं करेगा कहीं से? तो फिर कैसे जो भारत में जो डिमांड है वो फुलफिल कैसे होगा? घर घर तक जो एलपीजी सिलेंडर चाहिए वो कैसे आएगा? जो हमारा एविएशन सेक्टर है उसमें भी क्रूड ऑयल लगेगा। हर जगह बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें क्रूड ऑयल की ज़रूरत है। तो अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी तो फिर तो हमारी जो इकोनॉमी है वो चरमरा जाएगी। तो इसलिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अगर कहीं एक जगह दिक्कत का सामना अगर करना पड़ रहा है भारत को, तो वो बाईपास करे, दूसरा जो सोर्सेस है वो ढूंढे कि कहीं दूसरे मार्केट से इंपोर्ट करे। सो अभी बाजार ने क्या किया, भारत ने क्या किया है, रसिया, यूएसए, नॉर्वे, कनाडा से वो क्रूड ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर दिया है। रिफाइनरीज जो हैं रशियन ऑयल भी परचेज कर रही हैं ताकि सप्लाई स्टेबल रहे, बहुत ज़रूरी है। शिपिंग रूट्स को डाइवर्सिफाई करने की भी कोशिश की जा रही है। अब शिपिंग रूट जो एक ही वही रूट तो है नहीं, वो मेजर रूट था दोस्तों, लेकिन अगर अब वहाँ पर अटैक्स हो रहे हैं, बॉम्बिंग हो रही है, वहाँ पर अगर वॉर का सिचुएशन है, तो अब तो उसी रास्ते से तो चीज़ें नहीं आएंगी, तो दूसरे रास्ते से बाईपास करना पड़ेगा, वो रूट्स को चेंज करना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है। अब इसका असर क्या पड़ रहा है दोस्तों? स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है, अब आप समझिए। स्टॉक मार्केट में निरंतर जो गिरावट आ रही है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो मार्केट गिरने के 3 मेजर मैक्रो रीजंस हैं, वो समझिए। पहला, ऑयल शॉक। ये जो क्रूड ऑयल की जो कीमतें जो इतनी तेज़ी से बढ़ी है ना, ये एक बहुत बड़ा शॉक है। इसका असर डायरेक्टली पड़ता है बाजार के ऊपर। करेंसी का वीक होना, जो रुपया आप देख रहे हैं आज 92 रुपये के ऊपर चला गया है दोस्तों, 92 रुपीज़ के ऊपर चला गया है पर डॉलर। सो ये बहुत बुरी बात है कि हमारी इकोनॉमी के लिए एक अच्छी बात नहीं है। ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट, पूरी दुनिया भर में जो सेंटिमेंट है वो अभी बहुत ही बेरिश हो चुका है। तो इन 3 फैक्टर के कॉम्बिनेशन से इन्वेस्टर्स पैनिक सेलिंग कर रहे हैं। ऐसे बाजार में कोई भी इन्वेस्टर बाजार में पैसा नहीं लगाना चाहता, बाजार मतलब इक्विटी मार्केट में पैसे नहीं लगाना चाहता। वो चाहता है सेफ हेवन एसेट, यानी कि कहीं गोल्ड में, यूएस बॉन्ड में, गवर्नमेंट बॉन्ड में, या फिर डॉलर में, वहाँ इन्वेस्ट करे जहाँ पर रिस्क कम हो। सो इसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। अब आते हैं, समझते हैं फ्यूचर सिनारियोज। अब फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और उसको किस तरह से निजात पाया जा सकता है वो समझते हैं। तो सिनारियो नंबर 1 वो समझते हैं कि वॉर जल्दी खत्म अगर होता है तो क्या होगा उस सिनारियो में। ऑयल प्राइसेस गिर सकते हैं दोस्तों। अगर जो वॉर चल रहा है, अगर वो वॉर रुक जाए तो वापस सप्लाई चेन वगैरह जो है वो ओपन हो जाएगा। तो जब वापस से वो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो जो तेल की कीमतें हैं उसमें गिरावट आएंगी। जब तेल की कीमतों में गिरावट आएंगी तो क्या होगा, मार्केट स्ट्रांग बाउंस बैक कर सकता है। भारत का बाजार नहीं, दुनिया भर का बाजार स्ट्रांग बाउंस बैक कर सकता है। सिनेरियो 2 क्या है? सिनेरियो 2 ये है कि वॉर अगर लंबा चलता है, अगर यही जो जंग चल रहा है अगर ये लंबा चल गया दोस्तों, तो ऑयल की कीमतें अनुमान लगाया जा रहा है कि $120 से लेके लगभग $200 प्रति बैरल जा सकता है जो ऑयल की कीमतें हैं। तो इससे क्या होगा, रूपी और गिर सकता है, जो रुपया है और गिरेगा और इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी दोस्तों। तो ये और बुरी बात होगी। सिनेरियो नंबर 3 वो समझते हैं कि वर्स्ट केस, सबसे बुरा केस क्या हो सकता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंप्लीटली ब्लॉक हो जाए तो ग्लोबल रिसेशन का रिस्क क्रिएट हो सकता है। अगर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो दुनिया का सबसे बड़ा वो सप्लाई रूट है, वो अगर वो ब्लॉक कर दिया जाए कंप्लीटली, तो आप समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में बहुत तेज़ी से आर्थिक मंदी की तरफ हम अग्रसर हो सकते हैं। मतलब आर्थिक मंदी मतलब रिसेशन, लोगों की नौकरियां जा रही हैं दोस्तों। अभी आप देख रहे होंगे, न्यूज़ देख रहे होंगे कि भारत के जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, मुंबई में तो अभी कल की बात बताऊं, कल या परसों की बात बताऊं, 20% के ऊपर रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं। हैदराबाद में ऐसे कई बड़े बड़े जो बिरयानी के जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उन्होंने क्या है लकड़ियों पर कुकिंग स्टार्ट कर दी हैं, वहाँ पर प्रोडक्शन कम हो गया है। तो ऐसे में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगी क्योंकि उतना डिमांड फुलफिल नहीं कर पाएंगे
और ये दिक्कतें आएंगी, रिसेशन की तरफ ये अग्रसर हो जाएंगे। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों हम सेक्टर इम्पैक्ट कौन कौन सा होगा। ऐसे स्थिति में किन किन सेक्टर्स में बुलिशनेस आ सकता है और किन किन सेक्टर में बेरिशनेस यानी कि सेलिंग आ सकती है, तो वो समझते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट किन किन सेक्टर से पड़ सकता है। एविएशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर क्रूड ऑयल यानी कि ऑयल की ज़रूरत पड़ती है एविएशन में। पेंट इंडस्ट्री जो है उसमें गिरावट आ सकती है और आ रही है। सीमेंट सेक्टर पे काफ़ी असर पड़ेगा, केमिकल्स पे काफ़ी भारी असर पड़ेगा, लॉजिस्टिक्स पे काफ़ी भारी असर पड़ेगा और बैंकिंग पर शॉर्ट टर्म में प्रेशर बढ़ सकता है बहुत तेज़ी से। पॉजिटिव इम्पैक्ट किन किन सेक्टर्स पे आएंगे, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, डिफेंस कंपनीज पर और रिन्यूएबल एनर्जीज कंपनीज पर इसका बेनिफिट मिल सकता है। सो ये सेक्टर्स जो मैंने बताया आपको कि किन किन सेक्टर्स में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, और देख भी रहे हैं हम लोग, तो ये आपको समझना चाहिए कि बाजार में कहीं पर भी कुछ भी अगर हो रहा है तो उसका किसी ना किसी सेक्टर पे भारी असर पड़ता है। अब आते हैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से समझते हैं कि ऐसे बाजार में क्या किया जा सकता है। तो मार्केट ऐसे टाइम पर बहुत वॉलेटाइल हो जाता है दोस्तों, जब स्थिरता नहीं रहती है, बाजार बहुत अनिश्चितताओं के साथ अगर गुजर रहा हो, समझ नहीं पा रहा है बाजार में क्या होगा, तो बाजार बहुत वॉलेटाइल होता है। तो ऐसे में आप देख रहे हैं शार्प फॉल के बाद शॉर्ट कवरिंग रैलीज भी आ सकती हैं। अगर बाजार लगातार इतनी तेजी से गिरावट दिखा रहा है ना, तो शॉर्ट कवरिंग हो सकता है कभी किसी अच्छे लेवल से सडनली कोई अगर जियोपॉलिटिक्स थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, चीज़ें सही दिशा में अगर आ जाएं, तो हो सकता है बहुत तेज़ी से रिकवरी आ सकता है, तो शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज़ी से आ सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो हैं ऐसे में क्या करते हैं, तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूजली पुल बैक सेलिंग या कंफर्मेशन बेस्ड बाइंग अप्रोच कर सकते हैं। इसका मतलब है कि दोस्तों अगर बाजार जब गिरता है तो इस तरह से लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन के साथ गिरता है। ये मैं टेक्निकल लेवल्स बता रहा हूँ प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बाजार जब ऐसे गिरता है तो जब बाजार में उछाल आता है तो ये ध्यान रखना है कि हर उछाल पे सेलिंग की गुंजाइश होती है, हर उछाल पे सेलिंग की गुंजाइश होती है। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो पुल बैक पर सेलिंग करते हैं। पुल बैक यानी कि ये ऊपर जब जाता है बाजार, है ना, सेलिंग और कंफर्मेशन देख लेते हैं कि कोई वहाँ पर कंफर्मेशन है तो वो सेल करते हैं। तो ऐसे बाजार में आपको यही स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब कंक्लूजन क्या है वो समझ लेते हैं। तो कंक्लूजन ये है दोस्तों कि करंट मार्केट फॉल एक चेन रिएक्शन है जो जियोपॉलिटिक्स से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि सब कुछ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, कि एक सेक्टर एक चीज़ें अगर कहीं हो रही हैं उसका असर दूसरे इंडस्ट्री पे, दूसरे सेक्टर पे, दूसरे कंट्री पे पड़ती हैं। तो ये एक चेन रिएक्शन है। तो होता क्या है, करंट मार्केट फॉल जो लगातार जो अभी देख रहे हैं बाजार में जो फॉल आ रहा है, ये एक चेन रिएक्शन है। कैसे? यूएस इजराइल ईरान जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, जो युद्ध चल रहा है, जो अभी वहाँ पर युद्ध की स्थिति है, इसने क्या किया है, ऑयल सप्लाई को डिसरप्ट कर दिया। ठीक है, वॉर यहाँ हुआ लेकिन ऑयल सप्लाई पूरा डिसरप्ट हो गया। अब ऑयल सप्लाई डिसरप्ट होने से क्या हुआ है, ऑयल स्पाइक ने इन्फ्लेशन और करेंसी प्रेशर क्रिएट कर दिया। आज आप देख रहे हैं महंगाई बढ़ गई, जो रुपए का वैल्यू गिरता जा रहा है। ऐसे में क्या हुआ, एफआईआई सेलिंग और रिस्क सेंटिमेंट ने स्टॉक मार्केट को और नीचे पुश किया। जब बाजार अस्थिर हो जाए, अनिश्चितताओं के साथ अगर जूझ रहा हो, कुछ चीज़ें क्लियर ना हो कि अब किस तरफ बाजार जाएगा, तो जब भी पैनिक की सिचुएशन हो, कुछ क्लियर अगर ना हो, तो जितने एफआईआईज हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो बाजार से पैसे निकालेंगे और जब बाजार से पैसे निकालेंगे तो बाजार गिरेगा धड़ाम, है ना। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं बाजार लगातार गिर रहा है। आगे मार्केट का डायरेक्शन लार्जली जियोपॉलिटिक्स और क्रूड ऑयल मूवमेंट पर डिपेंड करता है। अभी जो इतनी भारी गिरावट का सामना आप देख रहे हैं बाजार कर रहा है, ये अगर बाजार बाउंस बैक अगर करता है तो उसका मेजर रोल प्ले करेगा जियोपॉलिटिक्स। तो आगे देखिए जियोपॉलिटिक्स क्या हो रहा है, और क्रूड ऑयल का जो मूवमेंट है वो डिसाइड करेगा कि बाजार कब अपसाइड की तरफ जाएगा, यानी कब अपना ट्रेंड जो है वो चेंज करेगा। क्लियर? तो आशा करता हूं दोस्तों यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई कि जियोपॉलिटिक्स का क्या असर पड़ रहा है बाजार में, और एलपीजी की जो कीमतें हैं वो उसमें इतनी उछाल क्यों आ रही है, इतना ज़्यादा डिमांड क्यों है, इतना ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग क्यों हो रही है, वो आप समझ पा रहे हैं, और बाजार लगातार इतना क्यों गिर रहा है वो आप समझ पाए हैं। अब आते हैं एक बार हम चार्ट पर देखते हैं, बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड सेंसेक्स पर देखते हैं, और उस पर हम डिटेल्स में बात करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और कहाँ कहाँ से बाइंग सेलिंग आ सकती है, जहाँ पर हमें थोड़ा कम रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट के बारे में या ट्रेडिंग के बारे में सोचना चाहिए, तो उस पर भी बात करते हैं। अब हाँ, आगे मैं चार्ट को दिखाऊं और उसके बारे में मैं बताऊं किसी लेवल्स के बारे में, तो उसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं दोस्तों कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो इस वीडियो के दरमियान जो भी मैं बताऊंगा बाइंग सेलिंग के बारे में, वो व्यक्तिगत मेरा व्यू होगा, उसमें कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप कभी भी फ्यूचर में किसी भी स्टॉक में, किसी भी एसेट क्लास में अगर आप कुछ बाई या सेल करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए कृपया अपने
सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ संपर्क करें। और हाँ, 2 बातें और बता दूं, अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डाल दिया है, आप जाके तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वीक में 3 दिन मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे रात को 9 से लेकर 10 बजे के बीच में मैं इंडेक्स की एनालिसिस करता हूं, जहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स की बातें होती हैं और अक्रॉस द नेशन लोग वहां पर आते हैं। तो आप तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए और जाके टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लें। और एक अनाउंसमेंट है वो ये कि अगर आपको बाजार को डिटेल में समझना है, आप अगर समझना चाहते हैं बाजार कैसे मूव करता है, अगर आप बाजार से 2 पैसे कमाना चाहते हैं कंसिस्टेंटली, तो आप हमारे अपकमिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 21 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। तो ये डिटेल मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। 21 मार्च से क्लास स्टार्ट होंगी और ये मॉर्निंग की बैच होंगी। सैटरडे एंड संडे सुबह 10 से लेके 12 बजे की टाइमिंग होंगी। और कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स है, 3 महीने की क्लासेस होंगी और 15,000 कोर्स का फ़ी है। सो ये फीस आप इस नंबर पे 9836969622 इस नंबर पे, यानी कि ये गूगल पे और फ़ोनपे नंबर है, इसी नंबर पे आप अपना पूरा नाम, अपना व्हाट्सअप नंबर भी पेमेंट डिटेल्स के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यही व्हाट्सअप नंबर भी है। और इस पूरे ड्यूरेशन में मैं क्या क्या टॉपिक कवर करूंगा ये आपके सामने है, आप इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। स्कैल्पिंग पे मैं पढ़ाऊंगा, इंट्राडे ट्रेडिंग में पढ़ाऊंगा, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पढ़ाऊंगा, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, प्राइस एक्शन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। और ये सारी चीज़ें जो मैं कवर करता हूँ ये व्यक्तिगत तौर पे मैं खुद पढ़ाता हूँ, सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोज़ में नहीं देता। जो मैं पढ़ाता हूं दोस्तों उसको मैं लिखाता भी हूं, उसके नोट्स भी मैं देता हूं क्लास में। और हर क्लास के एंड में हर दिन मैं क्या करता हूं, रिकॉर्डिंग भी शेयर करता हूं। तो ये सारी चीज़ें आपको बैकअप के तौर पे आपके पास रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको शेयर कर दी। अब एक स्पेशल अनाउंसमेंट है उन लोगों के लिए जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं और जो वुमेन हैं, उनके लिए ये 15,000 का कोर्स पे महज 12,000 है। तो आप 12,000 पे करके आप एडमिशन ले सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, एक बार हम आते हैं, देख लेते हैं चार्ट को, बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड सेंसेक्स। तो ये है चार्ट, अभी ज़रा आप देख लीजिए यहाँ पे। सो इस चार्ट को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कितनी भारी गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी या सेंसेक्स। सो आप देख रहे हैं ये ऑल टाइम हाई का चार्ट है ना। सो यहाँ से बाजार में इतनी शार्प सेलिंग आई है, तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बाजार में बहुत ही भयंकर सेलिंग का जो प्रेशर है। देख रहे हैं लगभग बाजार ऊपर से लगभग 13% टूट चुका है। तो ये ठीक ठाक गिरावट हो चुका है दोस्तों, इतने दिनों के अंदर इतनी भारी गिरावट। हाँ, बट अगर मैं ओवरऑल ट्रेंड की बात करूं दोस्तों, ओवरऑल ट्रेंड अगर मैं मंथली चार्ट पर जाऊं तो अभी भी बाजार ओवरऑल जो है अप ट्रेंड में है दोस्तों। ये जरा देख लीजिए, अभी भी ओवरऑल अप ट्रेंड में इसलिए है, जिन्हें नहीं मालूम है वो समझ लीजिए। जब बाजार अप ट्रेंड में होता है दोस्तों तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस फॉर्मेशन को मेंटेन करके ऊपर जाता है। तो जब तक बाजार पिछले स्विंग लो को नहीं तोड़ता है तब तक हम कहते हैं बाजार अभी भी अप ट्रेंड में है। तो अगर मैं 2020 से देखूं तो बाजार यहां से ऊपर गया था, इसे हायर हाई कहते हैं, इसे हायर लो, इसे हायर हाई कहते हैं, इसे हायर लो। तो बाजार आप देख रहे हैं एक बार भी पिछला लो नहीं तोड़ा है, इस तरह से बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी यहाँ पे क्लोजली वॉच कीजिए, बाजार ने ये हायर हाई, यहाँ से हायर हाई बनाया था, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये हायर हाई यहाँ तक बनाया था। अभी बाजार एकदम बहुत ही क्रूशियल लेवल के पास खड़ा है, आप देख रहे हैं अभी तक पिछला स्विंग लो टूटा नहीं है दोस्तों, है ना। तो बाजार अभी भी मेजर ट्रेंड में अगर हम देखें तो अप ट्रेंड में है। हाँ, यहाँ से काफ़ी भारी गिरावट आ चुकी है और ये बहुत ही क्रूशियल लेवल के पास खड़ा है। यहाँ से अगर कोई बाउंस बैक अगर आना होगा तो यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है, बाजार हो सकता है यहाँ तक पहुँच जाए, इस जगह तक। फिर अगर गिरावट अगर आनी है तो बाजार यहाँ से फिर से गिर सकता है, या तो बाजार यहाँ से वापस फॉलो थ्रू दिखा दे, वापस कंटिन्यू नीचे आ जाए। अगर यहाँ से नीचे आया तो बाजार यहाँ तक भी पहुँच सकता है, जो कि 48,000 का लेवल है, आप देख पा रहे हैं बाजार यहाँ तक भी आ सकता है। बीच में एक साइकोलॉजिकल नंबर है 50,000 का, तो शायद वहाँ भी बाजार रुक सकता है, क्योंकि एक यहाँ पर मेजर लेवल है साइकोलॉजिकल नंबर, तो बीच में 50,000 के पास रुक सकता है। बट जो टेक्निकल लेवल है वो यही है, नेक्स्ट स्विंग लो, है ना। सो अभी फिलहाल मेजर ट्रेंड अगर मैं देखूं तो बाजार अभी भी अप ट्रेंड में है, लेकिन अभी पिछले 1-1.5 महीने के अंदर अगर मैं देखूं, 1 महीने के अंदर देखूं तो बाजार में भारी गिरावट है ना। सो अब आते हैं, देखते हैं एक बार निफ्टी भी देख लीजिए, फिर सेंसेक्स भी देख लीजिए, उसके बाद हम आते हैं लेवल्स की चर्चा करते हैं। तो अगर मंथली लेवल पे देखें, सो मंथली टाइम फ्रेम पे निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाया था, बाजार यहाँ हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, बाजार ऊपर गया है, यहाँ हायर सेम हाई बनाया है और अभी तक पिछले लो को तोड़ा नहीं है, देख पा रहे हैं ना। मेजर जो स्विंग लो है टूटा नहीं है। सो अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो अभी भी निफ्टी जो है ओवरऑल ट्रेंड में बुलिश ही है, अभी भी अप ट्रेंड है। लेकिन हाँ, पिछले 3 महीनों से आप कह सकते हैं 4 महीनों से बाजार में गिरावट आ रही है, ये प्रॉफिट बुकिंग है। और ये हमेशा समझना है दोस्तों कि बाजार जब एक बहुत ही भारी अप ट्रेंड में होता है तो इसे एक अच्छा करेक्शन माना जाता है ना।
इसे कभी भी नहीं कहते हैं कि बाजार ने ट्रेंड बदल दिया। जब ये स्विंग लो टूटेगा दोस्तों तो फिर बाजार कहते हैं कि ट्रेंड अब बदल दिया है ना। बट फिलहाल अभी स्विंग लो इंटैक्ट है, इसका मतलब कि बाजार अभी भी बुलिश है। हाँ, इतने बड़े बुल रन के बाद आप देख रहे हैं इतनी भारी बाइंग हुई है बाजार में, निरंतर बाजार में बाइंग है, लगातार देख रहे हैं बाइंग बाइंग बाइंग, बाजार ऊपर गया है। सो ऐसे में एक प्रॉफिट बुकिंग आती है और ये बिल्कुल अच्छा भी कहा जाता है, हेल्दी होता है मार्केट अगर बाजार अप ट्रेंड में है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए। अब नेक्स्ट समझते हैं सेंसेक्स को, फिर मैं लेवल्स की बातें करूंगा। आते हैं सेंसेक्स, तो सेंसेक्स भी देख लीजिए, ये भी सेम है, ये सेंसेक्स का चार्ट है। तो सेंसेक्स में भी ऑल टाइम जो हाई था बाजार यहाँ बनाया, फिर हायर लो बनाया, सेम हाई इसी जगह से बाजार में रिजेक्शन है, बट बाजार अभी भी पिछला स्विंग लो तोड़ा नहीं है। अगर ये तोड़ देता है बाजार, ये तोड़ देता है बाजार, तो नेक्स्ट यहाँ तक बाजार आ सकता है ना, इस जगह तक। सो 65,000 से 70,000 के बीच में ये नेक्स्ट लेवल है। सो अभी फिलहाल अप ट्रेंड है, हाँ ऊपर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, करेक्शन कह सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों, समझते हैं हम लेवल्स। तो बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स में इंट्राडे के क्या लेवल्स हो सकते हैं अगले दिन के लिए, यानी कि अगर कल यानी कि मंडे कोई बाजार में अगर आके ट्रेड करना चाहे तो वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, आइए इसको मैं मार्क कर देता हूँ। तो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो आप शायद सहमत होंगे कि आज मैं सेकेंड हाफ में लगभग 3 बजे के आसपास में मार्केट में आया, क्योंकि आज दिन भर मैं काफ़ी व्यस्त था दूसरे काम में। और जब मैं 3 बजे के आसपास आया था तो मैंने ये चार्ट पोस्ट किया था, अगर जिन्होंने नहीं देखा ये ज़रा देख लीजिए, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ये शेयर किया था लगभग कितने बजे, ये ज़रा देखिए, मैंने लगभग 3 बज कितने बजे भेजा था, 3 बज नहीं तो बिटकॉइन का चार्ट है, इसके पहले ज़रा देखिए, ये चार्ट मैंने पोस्ट किया था 3:24 पे, है ना, 3:23 पे, 3:23 पे ज़रा देखिए, यहाँ टाइम देखिए, 3:23 पे मैंने चार्ट पोस्ट किया था मंथली टाइम फ्रेम पे, और ये लेवल मार्क करके भेजा था कि बाजार बहुत ही क्रूशियल लेवल पे खड़ा है। तो बाजार जब भी इस तरह से क्रूशियल लेवल पे आया तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत छोटे टाइम फ्रेम में जाना चाहिए, क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम है ना। तो इंट्राडे में बाजार इसे तुरंत तोड़ के नीचे नहीं आएगा, और अगर तुरंत तोड़ के नीचे आता भी है सस्टेन नहीं कर पाएगा। हो सकता है आज यहाँ से एक ब्रेकआउट हो, बाइंग हो, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि तुरंत बाइंग करें। तो मैंने बस ये सिखाने के लिए चार्ट पोस्ट किया था, दिखाने के लिए कि बाजार देखिए एक क्रूशियल लेवल के पास खड़ा है मंथली टाइम फ्रेम पे। उसके बाद मैंने चार्ट शिफ्ट किया आर्ली टाइम फ्रेम पे, ये देख पा रहे हैं आप टाइम फ्रेम, है ना, ये 1 घंटे का चार्ट देख पा रहे हैं, इस तरह यहाँ लिखा हुआ है 1 आवर। सो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने दिखाया था कि बाजार एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास पहुंच गया, इस इंपॉर्टेंट लेवल के पास, और बाजार ऐसे लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन के साथ ही पहुंचा है यहाँ पे। तो ऐसे में आपको अलर्ट रहना चाहिए छोटे टाइम फ्रेम पे बाइंग साइड का एक ट्रेड देखने के लिए। तो ज़रा देखिए 1 मिनट पे मैंने ये पोस्ट किया था कि बाजार इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आया है, अब यहाँ से लोअर लो लोअर हाई बनाया है। तो यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई अगर एक भी ब्रेकआउट अगर हो, आप बाई कीजिए, आप 1:2 आराम से कंफर्टेबली आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। तो ज़रा देखिए, ये मैंने ट्रेड लिया नहीं था और मैंने लिख के पोस्ट भी किया था कि बाजार देखिए यहाँ आया, अब जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का हाई टूटेगा आप बाई कर सकते हैं। तो यहाँ अगर बाई करते हैं स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस, तो आपका 1:2 यहाँ पे इजीली मिल गया। तो इसीलिए मैंने लिख के पोस्ट भी किया था टेलीग्राम पे कि अगर टाइमली अगर आप एंट्री करना सीख जाएं तो आपको मालूम पड़ जाएगा कहाँ पे बाइंग होगी और कहाँ एग्जिट लेके हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्योंकि ये बाजार में एक भ्रम बना हुआ है, लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट से पैसे बनते हैं, ट्रेडिंग से पैसे नहीं बनते। कुछ लोगों का मानना है कि ट्रेडिंग से पैसे बनते हैं, इन्वेस्टमेंट से नहीं। तो मैं इसे क्लियर कर दूं दोस्तों कि पैसे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से नहीं बनते हैं, पैसे ऑलवेज बनते हैं सही वक्त पर बाई करने पर और सही वक्त पर सेल करने से। सो अभी आते हैं नेक्स्ट, समझते हैं लेवल्स। ये है, अभी ज़रा देखिए बैंक निफ्टी क्रूशियल लेवल पे खड़ा है ना, वीकली टाइम फ्रेम पे। तो अब आ जाइए डेली टाइम फ्रेम पे। तो ज़रा देखिए इंपॉर्टेंट लेवल के पास खड़ा है बाजार, है ना, इस इंपॉर्टेंट लेवल के पास बाजार खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है बाजार। अब यहाँ से बाइंग आ भी सकती है और नहीं भी। तो अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो बाजार ये लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इस तरह से बाजार ऊपर की तरफ गया है। अब यहाँ से बाजार अगर नीचे की तरफ आए, ऊपर नहीं, अगर बाजार यहाँ से बाउंस बैक दिखाता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो ये जो इस कैंडल का हाई है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी तो हो जाएगा ना। पिछले दिन का ओपन हाई लो क्लोज हमारे लिए एक इंट्राडे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। तो अब आते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे। तो अभी ज़रा देखिए यहाँ पे अगर आप कल यानी कि मंडे ट्रेड लेने के बारे में सोचते भी हैं तो ये स्ट्रक्चर पहचानिए। ये लोअर लो है दोस्तों, ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है लोअर हाई है, ये लोअर लो लोअर हाई है, ये लोअर लो लोअर हाई है, ये बाजार नीचे की तरफ है। तो अगर बाजार यहाँ से ऊपर जाता भी है तो ये स्विंग लो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट हडल होगा, बाजार में यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा।
फिर बाजार अगर यहाँ से ऊपर जाए तो ये स्विंग हाई, ये हर्डल होगा। फिर बाजार ऊपर जाए तो ये बीच में हर्डल है, उसके बाद ये हर्डल होगा, उसके बाद ये हर्डल होगा, उसके बाद ये ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद ये लेवल होगा, उसके बाद ये लेवल होगा, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा, उसके बाद ऑल टाइम हाई होगा। इस तरह से 1 बाई 1 हम अचीव कर सकते हैं। इंट्राडे के सारे लेवल्स हैं, है ना। तो जो नहीं समझ पाए इस चार्ट को क्लोजली वॉच करें, आप समझ पाएंगे, है ना। सो ये हो गया हमारा निफ्टी का चार्ट, सॉरी बैंक निफ्टी का चार्ट। अभी आते हैं हम देखते हैं निफ्टी। ये निफ्टी का चार्ट है, इसको अगेन देख लीजिए मंथली टाइम फ्रेम पे, सो क्लियर हो जाएगा। मंथली टाइम फ्रेम पे बाजार इस जगह खड़ा है। सो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, बस लेवल्स मार्क करने हैं और ट्रेड के लिए तैयार हो जाना है। ये जरा देखिए, बाजार एकदम क्रूशियल लेवल के पास खड़ा है। कैसे खड़ा है क्रूशियल लेवल के पास, ये बाजार ऊपर गया था, हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट, ये पॉइंट है, ये वाला लेवल है ना। उसके बाद बाजार ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, यही वो लेवल है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है ना। फिर बाजार ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर गया है। अभी बाजार नीचे आया, यहीं पे खड़ा है मंथली टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास। तो इस लेवल को मार्क कर लीजिए, ये हमारे पास एक लेवल है मंथली टाइम फ्रेम पे। इसके बाद हम ट्रेड कैसे प्लान करेंगे ये ज़रा देखते हैं। आते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे, कि डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, समझते हैं कि क्या बाजार सच में किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास खड़ा है। तो जी हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, देख पा रहे हैं। इसी जगह से बाजार में बाइंग आई थी, ये बाजार ऊपर गया, ब्रेकआउट यहीं से आया, बाजार यहाँ आया, मोमेंटम में नीचे आ गया। फिर बाजार जब यहाँ से ऊपर निकला है, तो जब ऊपर से नीचे आया था तो ये हमारे पास एक क्रूशियल लेवल था, जहाँ से बाजार देखिए नीचे आया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर नीचे आया है। तो अभी अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास खड़ा है, यहाँ से अगर बाइंग आती भी है तो नेक्स्ट ये स्विंग हाई हर्डल फेस करेगा बाजार में। आते हैं अभी देखते हैं थोड़ा सा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये है 1 आवर का टाइम फ्रेम। अब 1 आवर के चार्ट पे आपको ध्यान रखना है कि बाजार यहाँ से गिरा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। देखिए जब जब बाजार ऊपर जा रहा है सेलिंग आ जा रही है, जब जब बाजार नीचे आ रहा है और ऊपर जाते ही ठीक इसी जगह सेलिंग आ जा रही है। फिर बाजार नीचे आया, जैसे ही इस ब्रेकडाउन वाले लेवल के पास गया, सेलिंग आ गई, फिर बाजार नीचे यहाँ आ गया है। तो अभी अगर आप देख रहे हैं लोअर लो लोअर हाई सेम लो ऐसे बना हुआ है, तो अगर इसके ऊपर गया बाइंग आएगी, बाजार नेक्स्ट टारगेट ये अचीव कर सकता है, नेक्स्ट इसका ये अचीव कर सकता है, इस तरह से 1 बाई 1 अचीव कर सकते हैं। सो अभी मेजर बाइंग कब आएगी, ये आप देख रहे हैं बाजार ये लोअर लो लोअर हाई, ये लोअर लो लोअर हाई ऐसा है बाजार। तो जब ये स्विंग हाई टूटेगा तब मेजर बाइंग आएगी, मेजर बायर्स इसके बाद आएंगे। क्लियर। तो आते हैं नेक्स्ट, एक बार देख लेते हैं सेंसेक्स। ये है सेंसेक्स का चार्ट। दोस्तों अगर आपको वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिला है, कुछ भी सीखने को मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और हाँ कमेंट ज़रूर दें। आपका कमेंट दोस्तों मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं निरंतर कुछ नए वैल्यूज़ दूँ, ताकि आप यहाँ से निराश होकर ना जाएँ, कुछ सीख कर निकलें। और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल ना भूलें। सो अभी आते हैं, ये सेंसेक्स का चार्ट है, मंथली चार्ट। अभी मंथली चार्ट पे अगर आप देखें तो बाजार ये ऊपर गया था, हायर हाई गया था, बाजार नीचे हायर लो आया। ये भले ही आपको इस रेंज के अंदर में ये हायर हाई हायर लो दिख रहा है, बट इंपॉर्टेंट लेवल अभी यही होगा, क्योंकि बाजार ने एक बार टॉप बनाया था, अभी ये हायर लो बनाया है। तो जब ये वापस यहाँ पहुँचेगा तो ये डबल टॉप कहलाएगा। अभी ये स्विंग लो यही इंपॉर्टेंट लो है हमारा। तो जब तक ये नहीं टूटता है तब तक हम ट्रेंड रिवर्सल नहीं मानते हैं। जब ये ट्रेंड ये टूटता है तो हम कहते हैं बाजार में अभी ट्रेंड बदल गया है, स्ट्रक्चर बदल गया है। बट ऐसा नहीं है कि ये टूट गया तो बाजार एकदम नीचे ही आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है भारतीय बाजार एकदम जीरो हो जाएगा? हाँ, अगर वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन ना हो जाए। क्योंकि आप इतना तो समझ सकते हैं कि जो पेंडेमिक आया था 2020 में दोस्तों, तो 2020 का जो पेंडेमिक था वो क्या कम क्षति पहुंचाया था भारत में या दुनिया को? बहुत बड़े लेवल पे क्षति पहुंचाया था, बहुत बड़ा नुकसान। मतलब ये कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर से कम नहीं था। वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो जाती है ना, पूरी दुनिया उसमें लड़ पड़ती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नुकसान हुआ था कि नहीं, पूरी दुनिया बर्बाद थी कोविड के दरमियान। तो कोविड में भी अगर आप देखें ये 2020 की गिरावट है ना, देख रहे हैं 2020 की गिरावट। इसके बाद आप देख रहे हैं बाजार कहाँ है। तो अगर वर्ल्ड वॉर ही कह लीजिए, कोविड जैसे था वो वर्ल्ड वॉर ही था, तो अगर वर्ल्ड वॉर भी हो जाए तो आपको क्या लगता है बाजार एकदम जीरो पे आ जाएगा? ऐसा नहीं होगा दोस्तों, थोड़ा बाजार आएगा। फिर नेचर है ना मनुष्य का, मनुष्य तो अग्रसर ही होगा, आगे ही बढ़ेगा। हम हो सकता है थोड़ा सा हम गिर जाएं, निराश हो जाएं, फेल हो जाएं, बट क्या हम उसके बाद प्रयत्न नहीं करते हैं आगे बढ़ने का? तो ये हमारा जो फितरत है वो वही है कि आगे बढ़ने का। हम पीछे नहीं बढ़ सकते या हम वहीं रुक नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो ये भारत की इकोनॉमी आगे बढ़नी ही बढ़नी है दोस्तों, है ना। तो ये टेम्पोररी गिरावट है दोस्तों, लेकिन ये कहाँ तक गिरेगा पता नहीं, बट वापस बाजार रिकवर ही करेगा, ऊपर ही जाने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है दुनिया तो यहीं पे खत्म तो नहीं होने वाली है ना, कि दुनिया यहीं पे खत्म हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं। सो अभी आते हैं इसमें देखते हैं, ये है सेंसेक्स का चार्ट। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल देख लीजिए, जहाँ से ब्रेकआउट वो नीचे आ गया, ब्रेकडाउन। अभी इसको पकड़ लेते हैं। हाँ, ये हमारे पास एक स्विंग लो है, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट स्विंग लो है।
इसे मार्क कर लीजिए, ये ऊपर हाई मार्क कर लीजिए। सो अभी बाजार एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है। आइए डेली टाइम फ्रेम पे, तो ज़रा देखिए बाजार अपने बहुत क्रूशियल लेवल के पास पहुंचने वाला है। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है ना, जो नीचे वाला लेवल हमने मार्क किया, उसके पहले ये ब्रेकआउट लेवल था जिसे तोड़ के बाजार नीचे आ गया। ठीक है, अभी अगर हम देखें बॉटम पे, यहाँ पे जब बाजार आया था लोअर लो लोअर हाई हाई लो ब्रेकआउट, ये एक ब्रेकआउट पॉइंट था। यहाँ पे भी बाजार हो सकता है सपोर्ट ले सकता है, इस जगह पे भी ये ब्रेकआउट लेवल है। जिनको नहीं समझ में आया वो समझ लीजिए। बाजार जब दोस्तों यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुआ था लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन के साथ, तो ये लोअर लो लोअर हाई हाई लो ब्रेकआउट यहीं से हुआ था। बाजार ऊपर गया है, ये बाजार यहाँ आके बाउंस बैक करता, बट एक गैप डाउन खुल गया। सो इसको इग्नोर कीजिए। बाजार ऊपर से आया है, देखिए यहीं पे खड़ा है इस जगह पे, तो यहाँ से एक बाउंस बैक हो भी सकता है बाजार में। यहाँ से अगर बाइंग अगर आई, बाजार यहाँ तक पहुँच सकता है। अगेन अगर यहाँ सेलिंग आई तो बाजार फिर नीचे आएगा। सो इंपॉर्टेंट लेवल तो है, ये भी एक लेवल है, ये भी एक लेवल है ना। सो बाइंग यहाँ से भी आ सकती है, जहाँ पे खड़ा है बाजार यहाँ से भी आ सकती है, बट क्या बाइंग आएगी सीधे यहाँ तक पहुँच जाएगा? नो। अभी बहुत मेजर लेवल ये है दोस्तों, ये ज़रा देखिए, इस लेवल को तोड़ के बाजार आया है और बहुत नीचे आ चुका है ना। इस लेवल को देखिए तोड़ के, ये ज़रा देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है कि नहीं। सो बाजार कई महीनों तक, लगभग अप्रैल से पकड़ी, अप्रैल में से ही बाजार इसको बार बार सपोर्ट ले रहा था, बट ये तोड़ के बाजार नीचे आ गया। तो अभी बाजार जो यहाँ तक आ गया है, अभी इसके ऊपर जब जाएगा तब मेजर बाइट्स आएंगे, लेकिन उतने दिन तक कौन वेट करता है? आपको बाई तो करना है बीच में, इंट्राडे में हर दिन छोटे छोटे प्रॉफिट तो लेने हैं। तो अगर आप देखें बाजार यहाँ से गिरा था, लोअर लो लोअर हाई, ये लोअर लो लोअर हाई, अभी ये लेवल है, फिर बाजार यहाँ आ गया नीचे। तो अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो फर्स्ट हर्डल ये होगा, सेकंड हर्डल ये होगा, नेक्स्ट ये, फिर बाजार यहाँ से गिर सकता है। क्लियर? तो आशा करता हूं दोस्तों आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी में इंपॉर्टेंट लेवल समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई, कुछ भी वैल्यू मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ, चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।